Hello everyone and welcome to our channel Rama Classes. As you all know that your time is extended now. आप सभी की एग्जाम्स जो है सभी लेवल्स की सीए की एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है. नाउ यू हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ. जैसे कि एग्जाम एग्जाम का जो टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है सभी लोगों को. तो पेपर का हो सकता है थोड़ा सा पेपर जो है उनका लेवल थोड़ा सा टफ हो. तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो इसी के लिए मैं जो है आपके सारे चैप्टर्स के सभी के वीडियोस वापस लेके आई हूँ ताकि आप जो है अपने कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा क्लियर हो जाए. तो मैंने इकोनॉमिक्स का पहले भी इस पर्टिकुलर यूनिट 1 का जो है चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो मटेरियल आईसीआई ने प्रोवाइड किया है उसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ी है. फिर से हम डिस्कस करेंगे इसको. ओके, सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट. हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. उसमें यूनिट 1 इकोनॉमिक्स क्या है, क्या डिसीजन मेकिंग होता है, माइक्रो मैक्रो सब हम धीरे धीरे इसके अंदर पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक अबाउट. इकोनॉमिक्स ओज इट ऑरिजिन टू द ग्रीक वर्ड. कौन सी लैंग्वेज से आता है इकोनॉमिक्स वर्ड. ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड से. और वो वर्ड है इकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड को हाउस मैनेजमेंट भी कहते हैं. ये एमसीक्यू का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है इकोनॉमिया, और इकोनॉमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब हाउस मैनेजमेंट. 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है. 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे. और द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, ये किसने दी है. एडम स्मिथ. एडम स्मिथ जो है वो हमारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो सबको पता ही होगा. तो शॉर्ट में इस पर्टिकुलर बुक को बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई है. ये जो है ये फर्स्ट मॉडर्न वर्क है किसका, इकोनॉमिक्स का. नाउ यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है. सबसे पहले इन वर्ड्स ऑफ एल्फ्रेड मार्शल. नाउ अभी जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी जो एडम स्मिथ ने दी है वो जो है वेल्थ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है. जो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वेल्थ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किसने दी थी. जो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ हमारे कहा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सेकंड डेफिनेशन दी है एल्फ्रेड मार्शल ने. इन इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ पीपल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ये क्या दिखाता है, वेलफेयर. मतलब इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को वेलफेयर के अकॉर्डिंग दिया है. तो ये भी सेकंड क्वेश्चन है कि एल्फ्रेड मार्शल ने किसके बेस पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, तो वेलफेयर के बेस पे. ओके, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय द लियोनल रॉबिन्स. इकोनॉमिक्स इज द साइंस. सबसे पहले तो यहीं पे एमसीक्यू बन गया कि इन्होंने कंपेयर कर दिया कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है. फिर स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स एंड स्केट्स. एंड्स मतलब वांट्स. वांट्स कैसे होते हैं, लिमिटेड के अनलिमिटेड. वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. एंड स्केट्स मतलब रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं बट हमारे वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जिसको हम एक से ज़्यादा जगहों पे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल जो कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, कुकिंग ऑयल के लिए भी यूज़ होता है. मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको हम एक से ज़्यादा जगहों पे यूज़ कर सकते हैं. एंड वहाँ पे रिलेशनशिप बताता है एंड्स एंड रिसोर्सेज. सॉरी, स्कैट्स एंड एंड्स मतलब वांट्स एंड रिसोर्सेज. यहाँ पे जो है लियोनल रॉबिन ने जो डेफिनेशन दी है वो किसके बेसिस पे दी है, स्कैरसिटी. किसके बेसिस पे, स्कैरसिटी. मतलब एडम स्मिथ ने दी थी किसके बेसिस पे, वेल्थ के. एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर के. लियोनल रॉबिन्स ने दी है स्कैरसिटी के. एंड लास्ट डेफिनेशन दी है पॉल ए सैमुअल्सन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है ग्रोथ के बेसिस पे कि इकोनॉमिक्स जो है ये दिखाती है कि किस तरह से सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करती है टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट पीपल. किस तरह से हम अपने स्कैर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को वैल्यूएबल कमोडिटीज के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं और किसको हम अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, नाउ टू फंडामेंटल फैक्ट्स हैं. ओके, फर्स्ट इज ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स. हमारे जो वांट्स है वो वैसे अनलिमिटेड. एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स. मीन्स मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स है. स्कैर्स मतलब लिमिटेड है बट हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है. अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन. इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ प्रोसेस by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants. इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या, ये क्या बोल दिया मैंने. इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ये दिखाता है कि हमारे जो स्केर्स मतलब हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से एलोकेट करना है और इस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए. अब ये कैसे पॉसिबल है,
तो ये ऐसे पॉसिबल है कि जो हमारे एफिशिएंट जो हमारे नीड्स होगी उसको हम सेलेक्टेड करेंगे और लेस एफिशिएंट जो होंगे उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ओके, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्स विल बी efficiently used when they are allocated to their highest valued users। हम उसको highest values मतलब हमको कोई भी तरीके से वेस्टेज नहीं करना है, इवन फॉर द प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कोई भी चीज़ इसके लिए हमारे अपने रिसोर्सेज कोई वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर स्कैर्स। ओके ओके, यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट है सब कवर। ओके, यहाँ से नाउ नेक्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैनेजर, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नाउ एज वी आर अवेयर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड ऑन साउंड डिसीजन। एक पर्टिकुलर बिजनेस कितना सक्सेस एंड सर्वाइवल है, ये डिपेंड करता है उनके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को। ठीक है, अब इतना तो हमको क्लियर हो गया, बट भाई डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल provide the most efficient means of attaining a desired and from two or more alternative courses of action। भाई क्या पढ़ रहे हो? इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जो अल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, 2 और 3 अल्टरनेटिव में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसको हम चूज़ करेंगे, और जो लेस एफिशिएंट है उस टाइम पे उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव की कम ज़रूरत है उसको हम क्या करेंगे, एक टाइम के लिए रिजेक्ट कर देंगे। इस शॉर्ट इसका जो ओवरऑल लिखा है यहाँ पे देखो, मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव मस्ट बी चूजन एंड द लेस एफिशिएंट अल्टरनेटिव मस्ट बी रिजेक्टेड। जितना भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है सब मैं कवर कर दूंगी इस वीडियो में। ओके, अब मैनेजमेंट में बिजनेस यूनिट को स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस लेने हैं। अब शुड द फर्म, फॉर एग्जांपल कि शुड द फर्म इन दिस बिजनेस, क्या हमारे पर्टिकुलर फर्म को इस बिजनेस में होना चाहिए? क्या शुड द फर्म लॉन्च प्रोडक्ट, क्या अगर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो क्या हम कंपटीशन दे पाएंगे? अगर हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करना तो कौन सी टेक्निकल प्रोडक्शन यूज करेंगे? 2 टेक्निकल प्रोडक्शन होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में हमको लेबर की जरूरत पड़ती है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पे मशीन यानी के यूज से प्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट्स, कहाँ से हम अपने नेसेसरी इनपुट्स लाएंगे और किस तरीके को इसको मार्केट में सेल करेंगे ताकि कॉम्पिटिशन मार्केट में बना रहे। हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे या किसी और से खरीद के बेचेंगे? ऑप्टिमम आउटपुट कितना होगा? ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम आउटपुट कितना होना चाहिए और किस प्राइस से हम उसको मार्केट में सेल करेंगे? ओके, एंड हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, किस मेथड से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करेंगे? क्या कस्टमर सेगमेंट को हम चूज करेंगे, मतलब रिच, पुअर, मिडिल लेवल, किसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट बनाएंगे? हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस कितना होगा? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? मार्केटिंग बजट क्या होगा? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से फेस करेंगे? कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैंने पहले बताया कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जनरली रिफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो एजम्पशंस हम करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी मतलब जो एजम्पशंस करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, उसके कंपैरिजन में जो बिजनेस प्रैक्टिस मतलब जो हमारा मैनेजर्स हैं जो वो रियल लाइफ में फेस करते हैं, उन दोनों के अंदर एक्चुअली डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम उन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। कभी कभी कुछ इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिस्ट वो इतना अलग लिख देते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल होता ही नहीं है, वो प्रैक्टिकेबल नहीं है रियल लाइफ में, फिर भी वो एजम्पशन है। तो मतलब उन दोनों को बैलेंस करना है कि जो इकोनॉमिक थियोरी बताती है और बिजनेस में रियल में जो हम सफ़र करते हो कितना ज़्यादा सिमिलर है। अनदर थिंग इसमें से कुछ भी इतना है। ओके, ना बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उनका क्लोज कनेक्शन है इकोनॉमिक थ्योरी मतलब माइक्रो एंड मैक्रो। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं बताती हूँ, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो 2 तरीके के इकोनॉमिक होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ये क्या होते हैं हम आगे सीखेंगे। ऑपरेशन, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, इन सब के साथ इनका कनेक्शन है। ओके, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वेट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू द बिजनेस डिसीजंस, मतलब बिजनेस डिसीजन के लिए सिर्फ यूजफुल नहीं है बट ऑल्सो यूजफुल फॉर द मैनेजर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स उतना ही ज़रूरी है। ओके, अब हम सीखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decision involving the best use of an organized scarce मतलब limited resources जो हैं उसको हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। तो हमको उसका डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हो वो बेस्ट यूटिलाइज प्रोडक्ट्स
अब ये बिजनेस इकोनॉमी की डेफिनेशन किसने दी है? जॉल डीन। ये कहते हैं बिजनेस इकोनॉमी टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। मतलब इसमें डिसीजन क्या लेना है कि जो हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनको हमें बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके बिजनेस की पॉलिसीज के लिए हमको अपने बेस्ट डिसीजन लेने हैं। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि किसका कंपोनेंट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के साथ सिलेक्टेड किया जाता है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालाइज, कैपिटल बजटिंग, सब वही है जो हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ माइक्रो एंड मैक्रो दो तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेसिकली स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गन। जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्मॉल सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, वो माइक्रो। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ बिस्किट, दैट इज कम इन पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बिस्किट्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल पार्ले, सनफिस्ट और भी मैरीगोल्ड, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो आएंगे माइक्रो के अंदर। बट मैं ओवरऑल जिसकी बात कर रही हूँ बिस्किट की, तो वो आएगा मैक्रो के अंदर। एक स्मॉल एग्जांपल था, ऐसे एग्जांपल नहीं दिए जाते, बट फिर भी मैं दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Okay, with an economic system, and in the words microecon, how the individual units make decision as to how efficiently allocate their scarce resources. माइक्रो इकोनॉमिक ये देखता है कि आप किस तरीके से अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट एफिशिएंटली बेस्ट वे में यूटिलाइज करने के लिए किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो। तो यहाँ पे फोकस कितने पे? स्मॉल नंबर पे, मतलब ओवरऑल के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं है, यहाँ पे है ग्रुप में है एक स्मॉल नंबर के ऊपर। सो ये नहीं दिखाता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हम जिस पर्टिकुलर वर्क में काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ वही बताता है। जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। अगर मेरी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कोई मैं फर्म चला रही हूँ, मेरी कोई कंपनी है, तो मैं वहाँ पे क्या प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, कंज्यूमर क्या सोच रहे हैं और कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक स्मॉल फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इज स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं की जाती, ओवरऑल के ऊपर बात की जाती है। सो वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, जैसे ओवरऑल टोटल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल कंजप्शन कितना है हमारे कंट्री में, टोटल सेविंग क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जहाँ पे हम ओवरऑल बात करते हैं वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक, बट हम स्मॉल सेक्टर या स्मॉल फोकस के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे नेशनल इनकम क्या है, नेशनल, तो यहाँ पे ओवरऑल बात की जा रही है, कोई पर्टिकुलर इंसान की इनकम की बात नहीं की जा रही है। फिर प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कंसर्न करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ से तो हमें फंक्शन करना है, तो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो ध्यान तो रखता ही है, बट इन ओवरऑल ये बेसिकली कंसर्न करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब इसका नेचर क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है। साइंस भी किसने कहा था? साइंस जो है वो हमारे ऊपर वाले डेफिनेशन में कहा था, लियोनल रॉबिन्स ने कंपेयर किया था कि जो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मतलब सिस्टमैटिक बॉडी, साइंस का मतलब डेफिनेशन है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, और ये कुछ टूल्स के साथ कंबाइन है ताकि जो डिसीजंस लेने इनके अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। ओके, और कितना वो जो हम डिसीजंस ले रहे हो कितने वैलिडिटी है वो भी चेक किया जाता है। सेकंड इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने अभी बताया कि जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब हर एक इंडिविजुअल ये सोचना चाहता है कि उनका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है, ठीक है, ताकि उसको उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर प्रॉफिट हो और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन हम जिसपे काम करते हैं वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उससे ओवरऑल फायदा कहीं ना कहीं पे हमें भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली पे सोचा जाता है। मैक्रो मतलब मैंने अभी बताया, मैक्रो मतलब ओवरऑल द सम ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना। क्या प्राइस लेवल चल रहा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है हमारी कंट्री में, क्या पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल अभी जीएसटी आई थी तो उससे कंपनी के डिसीजन से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, तो हमको इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल क्या हो रहा है उसको भी पूरा पूरा ध्यान, ओवरऑल कंट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको ऊपर भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
अब ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट है, साइंस है, ये दोनों है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है ना। यूज ऑफ थियोरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, हम मार्केट्स में क्या चल रहा है, प्राइवेट एंटरप्राइज किस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर काम कर रही है। फिर नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल इन अप्रोच। जो हम एजम्पशन, मैंने अभी बताया था कि एजम्पशंस जो होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के, जो कि ओवरऑल प्रैक्टिकेबल नहीं होते हैं। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैग्मेटिक के ओवरऑल प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि वो सब जो फर्म्स रियल लाइफ में फेस करती है, फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है और थियोरटिकल है, और यहाँ पे एजम्पशंस अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत दूर से डिसिप्लिन के साथ ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे बता दिया मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ये जो है बीसीके में पढ़ने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थियोरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, उनके साथ कोलैबोरेट है, कनेक्टेड है बिजनेस इकोनॉमिक्स ना। नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। नॉर्मेटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है कि हम यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई फैक्ट बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर इतनी पॉवर्टी है, इतनी बर्थ रेट है, इतनी डेथ रेट है। बट अगर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव की, तो हम अपना एजम्पशन बता रहे हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, और नॉर्मेटिव जो होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। और यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। यहाँ पे अपने पर्टिकुलर जजमेंट जो हमने दिया उसको वैल्यू, मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आगे जाके इसमें थोड़ा चेंज आएगा तो हम शायद इसमें बेटर हो, तो यहाँ पे हम अपना जजमेंट रख रहे हैं। बट पॉजिटिव के अंदर हम अपना जजमेंट नहीं रखते, हम सिर्फ अपने फैक्ट को बताते हैं जो रियल लाइफ में है। यहाँ पे हम जजमेंट नहीं दे सकते, बट नॉर्मेटिव साइंस में हम जजमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि हम कैसे बताएं कि ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, एमसीक्यू में आता है। तो व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी क्वेश्चन में लिखा होता है, उसका मतलब तो समझ ही आ जाएगा नॉर्मेटिव। बट कहीं भी क्वेश्चन में शुड बी या ऑट टू बी नहीं दिया है, तो हमको ये देख के रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट फैक्ट बोल रहा है और कौन सा स्टेटमेंट जो है तो फ्यूचर में कौन सा हमारे लिए गुड है और बैड है, वेलफेयर के अकॉर्डिंग हमको चूज करना पड़ रहा है, तो वो नॉर्मेटिव आएगा। स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? टू टाइप्स के स्कोप हैं, एक तो ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज एंड सेकंड इज एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। ओके, अब यहाँ पे डिमांड एनालाइज। डिमांड एनालाइज का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल इश्यूज तो आपको आते हो कि वो इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं और अंदर ही कंट्रोल किए जाते हैं। एक्सटर्नल वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हमको ऑपरेशनल इश्यूज तो हो गया कि वो इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉल एंड कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, ना डिमांड एनालाइज क्या होता है? डिमांड एनालाइज पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, कि हमको पता लगाना कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस क्या है, या हमारे डिटर्मिनेंट्स में मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री गुड्स, और कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे डिमांड एनालाइज करना मतलब बिहेवियर क्या है कंज्यूमर का मार्केट में, ये जानना। एंड नेक्स्ट थिंग इज डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग मतलब कि हमको प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको प्रेजेंट में हम ये निकालना चाहते हैं कि एक टेक्निक होती है जिससे हम फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या डिमांड होने वाली गुड्स की सर्विसेज की, वो हम निकालते हैं। बट कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। एक्यूरेट फॉरकास्टिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है फर्म के लिए, ताकि वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी राइट टाइम पे प्रोड्यूस कर सके वेल इन एडवांस की। फॉर एग्जांपल उनको पता चलता है कि मार्केट में उनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1000 डिमांड होने वाली है, तो 1000 पहले से भी वो बना के रखें। तो डिमांड की फॉरकास्टिंग करना उसको बोलते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस ना, ये क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन कौन सी थियोरी जो है वो रिलेशनशिप बताती है इनपुट और आउटपुट में, तो वो प्रोडक्शन थियोरी है जो रिलेशनशिप बताती है इनपुट एंड आउटपुट। बिजनेस इकोनॉमिस्ट has to decide a business economist has to decide on the optimum size of output given the objective of the firm। मतलब एक बिजनेस की इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम हमको आउटपुट करना है, ताकि हमारा फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक फर्म बिजनेस खोल रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट ऑब्वियसली, तो फुलफिल हो पाए। और वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है जहाँ से हमें हमारा जो कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम, जो वहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस में यही पढ़ने को मिलेगा हमको कि इनेबल द फर्म टू रिकॉग्नाइज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट विद वेरिएबल टाइम पीरियड when the firm will be able to identify ways to maximize profit by producing the desired level of output and maximum the possible cost, ताकि हमारा प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो और हमारा जो उस पर कॉस्ट लगे, कॉस्ट प्रोडक्शन जो हो मिनिमम हो। अगर कॉस्ट प्रॉफिट जो होगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन जो अगर हमारा मिनिमम होगा तो प्रॉफिट ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा।
Now next one is inventory management. Inventory management theory pertain to rules that firm can use to minimize the cost associated with maintaining inventory. चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, वर्क इन प्रोग्रेस। सो अगर इन्वेंटरी मीन्स हमको चाहे वो हमारे गुड्स जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस के मोड पे हो, रॉ मटेरियल चाहे फिनिश्ड गुड्स, हमको वो सारे रूल्स फॉलो करने ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। अगर कॉस्ट मिनिमम आएगा तभी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ना। इसके लिए हम कोई भी मेथड यूज करें, इवन इट्स एबीसी और सिंपल सिमुलेशन या फिर कोई भी मेथड हम यूज करें, हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम आना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मार्केट स्ट्रक्चर में पता लगेगा कि हमारा मार्केट के अंदर कंपटीशन क्या कितना हार्ड है और कितना टफ है। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर एंड एक्शन ऑफ कंपटीशन विद द फर्म हैव टू फेस। क्या कंपटीशन है मार्केट में, ये हमको कैसे पता चलेगा? मार्केट के स्ट्रक्चर से। एंड प्राइस पॉलिसी इज एक्सप्लेन हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशंस, कि किस अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइसेस चेंज होती है, ये सब हमको प्राइस पॉलिसीज के अंदर पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमको रिसोर्स जो है हमको ऑलरेडी पता है कि लिमिटेड है, स्कैर्स है हमारे कंट्री के अंदर या ओवरऑल कोई भी कंट्री के अंदर। जो हमारे इकोनॉमी के अंदर जो है रिसोर्सेज जो क्या है वो स्कैर्स हैं, तो हमको कुछ टूल्स के मदद से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, कुछ भी तरीके का वेस्टेज नहीं करना है। इससे क्या होगा, अगर हम वेस्टेज करेंगे तो वो हमारे जो गुड्स है वो ऑप्टिमम, हमारे जो गुड्स हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से एलोकेट करना है, बेस्ट पॉसिबल वेज में यूज करना है ताकि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। नाउ प्रॉफिट एनालाइज। प्रॉफिट मतलब ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर ये हमने 11th में पढ़ा था कि अगर कहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये भी साथ में एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ हमारा रिटर्न हो, तो बिजनेस में रिटर्न होता है प्रॉफिट। अगर जहाँ प्रॉफिट है वहाँ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है, तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करनी है ताकि हमको फ्यूचर में क्या हो, प्रॉफिट हो। एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पॉइंट्स जो है, अगर हमने इन्वेस्ट किया है, एक्सपेक्टेशन का भी रिटर्न रखते हैं, तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो होगी ही। तो वहाँ पे भी, और रिस्क और अनसर्टेनिटी बिजनेस को ये और ज़्यादा बना करेज उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो और एफिशिएंट गुड्स बनाए और कस्टमर्स को रीजनेबल, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पे गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड होंगे कस्टमर्स को, सो वहाँ पे कस्टमर्स का भी बेनिफिट है। मैक्रो इकोनॉमी को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दो डिफरेंट नेम्स हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, स्टेज कौन सा चल रहा है, बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड चल रहा है, थ्रो, फिर रिकवरी, कोई भी पीरियड, फिर ट्रेंड्स क्या है नेशनल इनकम के अंदर। मैक्रो में हमने पहला पढ़ा था कि ओवरऑल, तो यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल बात होगी। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, प्राइस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल, कॉम्पिटिशन, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज हैं, वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, कुछ और यूनियंस है, सोशल मार्केट है। तो ये कुछ यहाँ पे छोटा सा था। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कि एडम स्मिथ जो है वो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ये क्लियर हो गया सबको। ओके, अब वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। ओके, नाउ वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। अगेन एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ की डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने, वेलफेयर की डेफिनेशन दी है मार्शल ने, रॉबिन्स ने दी है स्कैरसिटी के बेस पे, और रॉबिन्स ने कहा है कि हमारे जो इकोनॉमिक्स को किसके साथ कंपेयर किया है? साइंस के साथ। सैमुअलसन ने ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन दी है। स्कैरसिटी जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये भी एमसीक्यू में आएगा कि एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। स्कैरसिटी जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। द वांट्स ऑफ ऑल पीपल कैन नेवर बी सेटिस्फाई। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी एप्लीकेबल टू पुअर एज वेल एज रिच कंट्री, सभी को ये एप्लीकेबल है। रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, मैंने अभी बताया, और अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव है। हमने पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है अभी डिस्कस किया था। तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी है वो पॉजिटिव है, बट एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग एंड पिगाओ के अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्लियर है ना, जहाँ पे फैक्ट डिस्कस करते हैं वो पॉजिटिव, और जहाँ पे हम एजम्पशंस डिस्कस करते हैं वो होता है नॉर्मेटिव। ओके, और जो नॉर्मेटिव साइंस है इज वन कंसर्न विद द मॉरल एंड वैल्यू जजमेंट्स। हम नॉर्मेटिव में जजमेंट्स दे सकते हैं, वहाँ पे उसकी एक वैल्यू है, बट हम अगर पॉजिटिव की बात करें तो हमारे जजमेंट्स वहाँ पे नहीं चलते, वहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं। पॉजिटिव साइंस वन विच कंसर्न विद द ऑब्जेक्ट ट्रूथ्स एंड एनालाइज, वहाँ पे जो फैक्ट्स है वही रहेगा, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते।
Okay, according to Robbins, economy should be neutral between ends, which means that the economies have no rights. हमारे ends मतलब मैंने क्या बताया था, wants, and means मतलब resources. ये इवन रॉबिन्स भी ये कहते हैं कि जो हम है ना, ये बहुत सारी इकोनॉमिस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट दे सकते हैं जो कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकेबल नहीं होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग रॉबिन्स ने कुछ कहा है कि वो न्यूट्रल एंड्स होना चाहिए. एंड्स एंड मीन्स के डिफरेंट रिलेशनशिप दिखाया था उन्होंने. फिर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज द फंडामेंटल प्रीमाइसेस. ये एक ज्यादा क्योंकि मैंने पूछा जाएगा. रैशनलिज्म मेकिंग इज रिक्वायर्ड चॉइस ऑफ पर्टिकुलर शुड बी कंसिस्टेंट विद इट्स गोल. आपके जो भी गोल है वो कंसिस्टेंट के साथ. रैशनलिज्म मेकिंग जहाँ पे साउंड आपका पर्टिकुलर बिजनेस कितना सर्वाइवल है और कितना सक्सेस है डिपेंड करता है डिसीजन के ऊपर. हमने अभी डिस्कस किया था. टू मेथड्स, ये जो है ये हमारे कोर्स में कभी भी आरटीपी एमटी में भी नहीं मैंने देखा है इसको ना. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न राइटर्स माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड होता है इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी हुई. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी कहते हैं. मैक्रो को हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी कहा जाता है इनको. और यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. यहाँ पे इंडिविजुअल की बात है बट यहाँ पे ओवरऑल की बात आती है मैक्रो के अंदर. तो माइक्रो को हम प्राइस थियरी भी कहते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डेवलप किया गया है प्रोफेसर कीनीज ने एंड इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. यहाँ पे एलोकेशन जो होता है वो नेशनल लेवल पे मतलब ओवरऑल लेवल पे होता है. ये अभी थोड़ा हमने डिस्कस किया था. ये जो इस यूनिट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. आपको मेरा यूनिट 1 समझ में आया कि नहीं. एंड ये जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने किस बेसिस पे डेफिनेशन दी है. ग्रोथ पे, स्कैर्सिटी पे, वेल्थ पे, वेलफेयर पे हमने डिस्कस किया. फादर कौन है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 के जो अब तक हमने डिस्कस किया उसकी और सारे जो है हम एमसीक्यू फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको सिर्फ शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर प्रेजेंट लिखना है और प्रेजेंट के साथ यस भी लिखना अगर आपको वीडियो पूरा समझ आया हो तो. थैंक यू सो मच. अभी जितना समझाया कुछ भी डाउट हो इवन अ सिंगल वर्ड तो आप इजीली फ्रीक्वेंटली आप पूछ सकते हैं. बट पूछना है आपको यूट्यूब चैनल पे क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती टेलीग्राम पे. तो आपको यूट्यूब चैनल पे पूछना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.